जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हिंदी आलोचना की क्लासेस कर रहे हैं और इसमें मार्क्सवादी आलोचकों में कुछ और भी आलोचक हैं जिन पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आलोचना के केंद्र में हमने बताया था कि वही मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, प्रगतिवादी, जिसमें प्रगतिवादी आलोचना ने केवल साहित्य का राजनीतिकरण नहीं किया बल्कि उसे आम जनमानस से जोड़ा है। इसमें प्रकाश चंद्र गुप्त ये भी मार्क्सवादी आलोचक में आते हैं और मूल योगदान जो है प्रकाश चंद्र गुप्त का देखें तो क्या है। एक तो ये है कि प्रगतिवादी के उन नायकों में ये भी रहे हैं और आलोचना को इन्होंने शास्त्रीयता का वागजाल जो है उससे बचाया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो शास्त्रीयता का वागजाल और पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन करना, उसको किस तरीके से हम सरल, गतिशील और जनवादी परंपरा के अनुकूल बनाएं, ये काम जो किया है वो प्रकाश चंद्र गुप्त ने किया है। इनकी जो दृष्टि में हिंदी साहित्य का जनवादी परंपरा रचना है वो बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इवन विश्वनाथ त्रिपाठी के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा भी एक आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, दो रचनाओं की बात की है उन्होंने। इनके एक इनके रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य एक दृष्टि। एक ये रचना हमें ध्यान रखना इनका बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो इनकी प्रसिद्धि का आधार रहा है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। प्रकाश चंद्र गुप्त को जब भी मार्क्सवादी समीक्षक के तौर पे समझना कि कैसे उन्होंने ये शास्त्रीयता का वाकजाल तोड़ा और चीजों को सरल और गतिशील और जनवादी परंपरा के अनुकूल बनाया, उसमें प्रमुख इनकी जो कृतियां रही है ये आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। हालांकि और भी इन्होंने लिखा है लेकिन जो विशेष तौर पे प्रगतिशील तत्वों को जो उजागर किया वो इसमें ही किया है। आधुनिक हिंदी साहित्य के कई ऐसे लेख हैं जिनमें मार्क्सवाद पर बेस्ड जो प्रगतिशील साहित्य सिद्धांत है उनको बहुत बारीकी से इसमें समझाया गया। यहाँ तक कि कॉर्डवेल जो है रचनाकार, इनके जो विचार हैं उनको भी बार बार उद्धृत किया गया है यहाँ पे। तो प्रकाश चंद्र गुप्त 1908 से 70 तक की यात्रा आलोचना को बहुत सरल तरीके से रखना, सुव्यवस्थित जनवादी आलोचना तक पहुंचाना और गुप्त जी की मार्क्सवादी दृष्टिकोण रही है। विदेशी सिद्धांतकार के तौर पे क्रिस्टोफर कॉर्डवेल, इनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। प्लस हिंदी की पुरानी शास्त्रीयता को आपने हटाकर जनवादी परंपरा से जोड़ा। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, एक तो प्रेमचंद 1969, इसमें इनको साहित्य अकादमी के लिए अंग्रेजी में लिखित यानी स्वयं इन्होंने अनुवाद किया था, तो साहित्य अकादमी के लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया था। यहाँ पे देखिए नया हिंदी साहित्य करके 1941 में इनकी रचना है प्रकाश चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य की जो जनवादी परंपरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है 1953 इसका समय है और आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955। तो ये दोनों रचना को आपको ध्यान में रखना, 53 है 55 है हिंदी साहित्य जनवादी और ये बाकी नया हिंदी साहित्य प्रेमचंद। ये जो विशेष इनकी कृतियां हैं इनका जो है उल्लेख यहाँ पे किया गया है। इनके अलावा देखिए गुप्त जी ने जो है प्रेमचंद को कहा था कि आधुनिक भारत के जो 3 महान लेखक हैं, तो प्रेमचंद के संबंध में इनका कहा गया कि जो प्रकाश चंद्र गुप्त है कि प्रेमचंद जो है 3 महान लेखक भारत के, उनमें टैगोर हैं, शरदचंद्र है, तीसरे प्रेमचंद है। तो इन्होंने उनके समकक्ष इनको माना था। रामचंद्र शुक्ल हिंदी आलोचना के गौरव थे, उच्च कोटि के इतिहासज्ञ, निबंधकार और आप उनके बारे में कहते हैं कि आपने हिंदी में गंभीर शास्त्रीय आलोचना गढ़ी। तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा। इनके अलावा वैचारिक आलोचना के तौर पे देखें तो शुक्ल जी को वैष्णवपंथी और दार्शनिक कविता विशेष प्रिय थी, जो उनकी सीमा है। ये इन्होंने कहा कि इनकी जो आलोचना दृष्टि उसके अकॉर्डिंग शुक्ल जी वैष्णवपंथी और दार्शनिक कविता उनको विशेष प्रिय था। लोक भावना को आध्यात्मिक रूप देने के कारण जो शुक्ल जी हैं उनकी दृष्टि आधुनिक काल के विश्लेषण में कहते हैं संकुचित की कोई भी चीज को आप लोक भावना को आध्यात्म से जोड़ दे रहे हो, जिससे आपका जो आलोचना कर्म है या लेखन का जो सोचने का नजरिया वो कहीं ना कहीं संकीर्ण हो जाता है। ये प्रकाश चंद्र गुप्त जो है ये इनकी दृष्टि थी, इनकी आलोचना कर्म में ये सारी बातें निकल के आती हैं। तो एक तो नया हिंदी साहित्य जिसकी भूमिका में प्रसाद चंद्र गुप्त ने प्रसाद पंत, महादेवी
दिनकर बच्चन, नरेंद्र शर्मा, इनका भी मूल्यांकन किया है। तो इतना ही नहीं, अभी तो हम रमेश कुंतल मेघ को देखेंगे। यहाँ पे जैसे इन्होंने इनके बारे में कहा, ऐसे ही इन्होंने जो है नया हिंदी साहित्य करके है, नया हिंदी साहित्य इनका आलोचना। तो नया हिंदी साहित्य एक भूमिका करके है ये, और नया हिंदी साहित्य एक भूमिका में इन्होंने किसके किसके बारे में, प्रसाद प्लस पंत, इनके अलावा बच्चन, दिनकर, नरेंद्र शर्मा, इन सभी राइटर का जो है मूल्यांकन किया। उसमें फिर जैनेन्द्र भगवती चरण वर्मा आगे इन पर नकारात्मक दृष्टिकोण के बजाय ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार किया। यहाँ तक कि भगवत चरण उपाध्याय ने 1945 में हंस में दिव्या को लेके उनकी पृष्ठभूमि पे, क्योंकि जो यहाँ पे दिव्या उपन्यास के लेखक यशपाल जी हैं, तो उन्होंने उसको बौद्ध मत का ऐतिहासिक वो कहा था उपन्यास शीर्षक। तो इन्होंने जो है उसी चीज को प्रकाश चंद्र गुप्त ने हंस में ही ऐतिहासिक उपन्यास शीर्षक से निबंध लिखा। तुलसी के संबंध में भी कहते हैं कि बहुत विचित्र बात है कि तुलसी को पतन से एक स्त्री ने बचाया, किंतु स्त्री मात्र के प्रति आपके काव्य में इतनी आशंका या उपेक्षा है। तो जो हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा में उस जनवादी दृष्टिकोण से ये बात ये रखते हैं। रमेश कुंतल में आलोचना के क्षेत्र में देखें तो जो पंडिताओंपन है उससे आजादी और सही आलोचना की तलाश, साहित्य को समाज या सांस्कृतिक इकाई से किस तरीके से या सामाजिक या समाज सांस्कृतिक इकाई के तौर पे देखा जाए। तो मार्क्सवाद में अगर कहें कि किसी ने सौंदर्य बोध शास्त्र की स्थापना की है, तो ये इम्पोर्टेंट काम रमेश कुंतल मेघ ने किया है, और 2017 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनकी कृति विश्व मिथक सरित सागर के लिए इनको दिया गया था, रमेश कुंतल मेघ को। इनके अन्य प्रमुख रचनाओं में, क्योंकि सौंदर्य के दृष्टिकोण से इन्होंने किया, तो मिथक और स्वप्न है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा 1977 है, साक्षी है, सौंदर्य प्रशासनिक अस्सी, सांस्कृतिक में मानव देह और हमारी देह भाषाएं करके है। बाकी इंद्रनाथ मदान की दृष्टि कामायनी एक असफल कृति है। तो किस तरीके से कहा गया कि कामायनी देखो एक असफल कृति है, तो सबके अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। तो कामायनी के दृष्टिकोण के संबंध में उनका दृष्टिकोण है कि कामायनी तो एक असफल कृति है। समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, सौंदर्यबोध, तो त्रिआयामी मूल्यांकन की दृष्टि से जब रमेश कुंतल मेघ ने इसको देखा तो उसको सुधारा और आधुनिक दृष्टि से इसको नया आधार दिया कि कामायनी जो है मन का सौंदर्य है, समाज की भूमिका में उसका अहम रोल है। सौंदर्य बोध मनोवैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखे तो इंद्रमदान ने शायद उस असफल कृति के पीछे उसके सौंदर्य को नहीं देखा। तो प्रगतिवादी आलोचना को समृद्ध करने में रमेश कुंतल मेघ का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि आलोचना के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवदान तो यही हो गया, सौंदर्य शास्त्र की देन। वो भी सबसे बड़ी बात है कि जिस रचना को अगर एक तरीके से असफल कृति घोषित किया गया उसमें भी सौंदर्य बोध की तलाश करना, तो उन्होंने मनोविज्ञान, सौंदर्य बोध और समाजशास्त्र इन तीनों धरातलों पर आधुनिक दृष्टि से उसे सफल काव्य माना। इनके अलावा इनकी रचनाएं भी हैं, जैसे मिथक और स्वप्न, कामायनी के मनस सौंदर्य, सामाजिक भूमिका, तुलसी आधुनिक वातायन से, तो अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य, ये कुछ और भी रचनाएं हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो शमशेर बहादुर सिंह 1911, शमशेर बहादुर सिंह 1911, अमृत राय मार्क्सवादी आलोचक के तौर पे ये भी रहे। शमशेर बहादुर सिंह शिल्प कौशल के दृष्टिकोण से आलोचक के तौर पे ये अज्ञे के विपरीत शमशेर का शिल्प एजरा पाउंड, जिनका हम बिंबवाद पढ़ते हैं, उनके ज़्यादा निकट हैं। शब्द मोह है, शब्दों का खिलवाड़ है। प्रमुख कृति इनकी दोआब है, दोआब निबंध, इसमें तार सप्तक की समीक्षा और मुसद्दस एवं भारत भारती की तुलना की गई है। ये शमशेर बहादुर सिंह का जो दोआब है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनके अलावा अमृत राय जीवनीकार या वैचारिक समीक्षक के तौर पे, तो प्रेमचंद के जीवनीकार और इनके अलावा हावर्ड फास्ट के अनुवादक भी रहे, हंस और नई कहानी के संपादक भी रहे। इनकी कृतियों में नई समीक्षा 1943, प्रेमचंद की प्रासंगिकता, साहित्य का मार्क्सवादी आधार, फासिज्म का ब्लैकआउट, तो ये कुछ रचनाएं जो है अन्य इनकी रही है अमृत राय की। हालांकि एक प्रेमचंद के जीवनीकार के रूप में इनको ख्याति ज़्यादा मिली है। नई समीक्षा, सहचिंतन, विचारधारा और साहित्य। नई समीक्षा तो 40 से 50 के बीच जो निबंध का संग्रह है उसी को संकलित किया गया है।
अब बात करें भगवत शरण उपाध्याय, 1910 से 1982 तक की इनकी यात्रा है और इनकी खास बात ये है कि ये एशिया और भारतीय संस्कृति के व्याख्याकार रहे हैं, इतिहासकार और संस्कृति के व्याख्याकार। 1910 से 1982 की इनकी यात्रा, और इन्होंने विशेष तौर पे इंडिया इन कालिदास एज जो काम किया है, कालिदास का भारत, कौन सा, कालिदास का भारत, इंडिया इन कालिदास के एज में तत्कालीन भारत को समझने का एक प्रमाणिक रचना मिल जाता है, कालिदास का भारत। बाकी वेद और बाद के संस्कृत साहित्य पर भी गंभीर इन्होंने सांस्कृतिक निबंध लिखे हैं। मार्क्सवादी समीक्षक होने के साथ साथ बड़ी बात है, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तत्व और भारतीय संस्कृति की गहन ज्ञाता थे और हिंदू, एक तरीके से देखें तो विद्यालय में, हिंदू विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका के संपादक भी रहे। तो मतलब कुल मिला के इनकी अक्षय कीर्ति का आधार यही रहा है, हमें ये देखना है किसने कालिदास का यानी इंडियन कालिदास एज की बात की थी, कालिदास का भारत, तो भगवत शरण उपाध्याय ने। बौद्ध काल और दिव्या को लेके अभी हमने बात की थी कि यशपाल का उपन्यास है दिव्या, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विवाद छिड़ा था कि वो बौद्धकालीन परिदृश्य में लिखा गया इतिहास है। तो यशपाल ने दिव्या को बौद्धकालीन कहा था, लेकिन यहाँ पे उपाध्याय का मत था कि भारतीय इतिहास में बौद्धकाल जैसा कोई काल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, ये भगवत शरण उपाध्याय ने कहा था। यहाँ तक कि तुलसीदास और नारी विमर्श के बारे में की विचित्र बात है, तुलसी को पतन से स्त्री ने बचाया और फिर हम उसी को नहीं मान रहे हैं। इसके बाद जैसे भगवत शरण उपाध्याय को आप मार्क्सवादी चिंतक के तौर पे देख रहे हैं, ऐसे उसी क्रम में विशंभर नाथ उपाध्याय भी आते हैं। ये भी मार्क्सवादी व्याख्याकार हैं और इनका काम ये खास रहा है कि इन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में पढ़ने का काम, यानी मार्क्सवाद और भारतीय काव्यशास्त्र का जो समन्वय करने का काम है वो इन्होंने किया है। महाकवि निराला काव्य, पंत जी का नूतन काव्य दर्शन, सरापा पे साहित्य अकादमी मोनोग्राफ, ये इनका एक विशेष काम रहा है। सरापा पर इनको 1966 में साहित्य अकादमी हेतु ये जो मोनोग्राफ है, तो पंत जी का नूतन काव्य और महाकवि निराला काव्य, ये कुछ रचनाएं हैं। नेमीचंद जैन, इसी क्रम में नेमीचंद जैन, इनका मार्क्सवादी नाट्य, आलोचक का धर्म अहम रहा है। प्रथम तार सप्तक 1943 के कवि रहे हैं। प्रथम तार सप्तक में लगता नहीं तार सप्तक ये 1943, और प्रतीक और रंग के संपादक भी रहे हैं। इनकी रचनाओं में अधूरे साक्षात्कार, ये जो 1966 में अधूरे साक्षात्कार उपन्यास, ये आलोचना की एक महत्वपूर्ण कृति है अगर हम नेमीचंद जैन का देखें तो। नेमीचंद जैन, इनके अलावा रंग दर्शन 1967, बदलते परिप्रेक्ष्य, जन्मांती, ये कुछ इनके अन्य रचनाएं हैं। देखिए रांगे राघव अगर देखें तो रांगे राघव भी एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण आलोचक के तौर पे हमारे बीच आते हैं। और रांगे राघव की बात करें तो 1923-1962 की इनकी यात्रा, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, 1954 में इन्होंने रामविलास शर्मा पर कड़ा प्रहार किया था। यानी रांगे राघव ने जो है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड 1954 है, उसमें इन्होंने रामविलास शर्मा पर कड़ा प्रहार किया था। इनकी कृतियां हैं क्योंकि इन्होंने भक्ति काल का समाजशास्त्रीय मूल्यांकन किया। रांगे राघव काव्य एवं शिल्प में आधुनिक हिंदी कविता में विषय शैली, काव्य कला और शास्त्र, शोध प्रबंध के तौर पे गोरखनाथ और उनका युग, मुख्य क्षेत्र ही अगर देखें तो रांगे राघव का नाथ एवं सिद्ध साहित्य रहा है। बाकी प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, यथार्थ और प्रगति, ये कुछ अन्य रचनाएं हैं। रांगे राघव ने भक्ति काल की सामाजिक भूमिका पर बल दिया है। जैसे कबीर है तो समाजशास्त्री पक्ष तुलसी का, उनकी तीखी, जैसे कबीर की जीवनी लोई का ताना, तो लोई की ताना में वे आचार्य शुक्ल पर कबीर के प्रति कि जो आचार्य शुक्ल हैं वो कबीर के प्रति ब्राह्मणवादी होने का आरोप लगाते हैं। कबीर के जुलाहा होने की वर्ग चेतना पर बल देने का काम। तो कबीर की जीवनी में लोई के ताने में भी शुक्ल पर कि जो आचार्य शुक्ल कबीर के प्रति कि वो ब्राह्मणवादी थे, वो आरोप लगा रहे हैं। और बाकी तुलसीदास, उनकी तीखी आलोचना, तुलसी को कह रहे हैं पुराणकार, उनका अवमूल्यन कहते हैं पुराणकार कहते हैं। इस तरह भगवत शरण उपाध्याय, रांगे राघव, रमेश कुंतल में प्रकाश चंद्र को, आप रांगे राघव को देखें तो विशेष काम नाथ एवं सिद्ध साहित्य रहा है। कालिदास का भारत या बौद्ध काल विमर्श में भगवत शरण उपाध्याय का, जिसमें उन्होंने खुद कहा यशपाल की दिव्या पर बहस हुआ कि तुलसी में नारी विमर्श की बात भक्ति काल को लेकर है। इनके अलावा रामविलास शर्मा से और कबीर की वर्ग चेतना और तुलसी को पुराणकार कहने वाले रांगे राघव, और इनके अलावा रमेश कुंतल मेघ जो है कमानी का मूल्यांकन, प्रकाश चंद्र गुप्त, शुक्ल जी के वैष्णव पंथ की आलोचना। तो इस तरीके से सभी जो आलोचक है उनमें प्रगतिवादी आलोचना की तीन समानांतर धाराओं में अगर देखें
तो समाजशास्त्री ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी रहा, जिसमें वर्ग संघर्ष इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, जिसमें रांगे राघव भगवत स्वरूप उपाध्याय। सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण में भी देखें तो सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण में देह भाषा साहित्य का सौंदर्य, जिसमें रमेश कुंतल मेघ, विशंबर नाथ उपाध्याय। शिल्प और नाट्य मंचन की जैसे शमशेर बहादुर, नेमीचंद जैन। अन्य जो भी और भी थे उन सभी राइटर को हमने कवर किया। एक समग्र साहित्यिक पुनर्जागरण के तौर पे देखें तो हिंदी में मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचना केवल एक राजनीतिक उपकरण नहीं थी, हिंदी साहित्य के इतिहास का जनवादी पुनर्मूल्यांकन था। मतलब जैसे प्रकाश चंद्र गुप्त वो कि वाक जाल को तोड़ा, मिथक और सौंदर्य बोध को वैज्ञानिक आधार दिया रमेश कुंतल मेघ ने। तो इस तरीके से श्रेष्ठ आलोचना केवल कृतियों की व्याख्या नहीं थी, बल्कि समाज, इतिहास और संस्कृति के बीच अंतर संबंध स्थापित करके कैसे उसको जोड़ के आगे बढ़ाया जाए वो चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।